प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कट्ज ने आईडीएफ को आदेश दिया कि लितानी नदी के सभी अहम पुलों को नष्ट कर दिया जाए ताकि हिजबुल्लाह की आवाजाही और हथियारों की सप्लाई वहां से रोकी जा सके और साथ ही सीमावर्ती गांवों में घरों को भी निशाना बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इसी के साथ इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में पहली बार हासमोनियम ब्रिगेड को देखिए तैनात कर दिया है और ये वही यूनिट है जो पहले सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा में ऑपरेशन कर चुकी है। अब लेबनान में इसकी तैनाती से इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि ऑपरेशन और तेज होने वाला है। आप देखिए किस तरीके से सामने सारे समीकरण यहां पर बदलते हुए दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह और ज्यादा आक्रामक होता हुआ दिख रहा है। वहां ईरान दूसरी तरफ ट्रंप से बातचीत करना चाहते हैं, वो एक डील पर आना चाहते हैं, वो एक समझौता करना चाहते हैं। और इस तरफ आप देखिए पूरी तैयारी इजराइल की ओर से यहां पर कर दी गई है। उत्तरी इलाका जो इस वक्त इजराइल का है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर सीमावर्ती इलाकों में गांवों को वहां खाली भी करवा लिया गया है। और इसके अलावा जो एक पुल है जो जोड़ता है लेबनान को इजराइल से, जहां से हिजबुल्लाह की आवाजाही बेहद आसान तरीके से वहां पर हो सकती है, उसको खत्म करने का दावा भी यहां पर कर दिया गया है इजराइल की ओर से। और इसके अलावा उसकी एक आर्मी वहां पर जाएगी और सीमावर्ती इलाकों में लेबनान के दक्षिणी छोर में जितने भी गांव बसे हैं वहां पर हमला करने के आदेश भी इजराइल की ओर से दे दिए गए हैं। तो आप समझिए हासमोनियम ब्रिगेड की तैनाती पहली बार इजराइल ने यहां पर की और इसी ब्रिगेड ने देखिए सीरिया युद्ध, इसके अलावा गाजा में भी लगातार कई ऑपरेशन चलाए थे और अब ये ब्रिगेड यहां पर तैनात कर दी गई है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण पूरे उत्तरी इजराइल में होते हुए दिख भी रहे हैं। और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम का ईरान ने अनोखे अंदाज में जवाब दिया है। ईरान ने एक मिसाइल पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर उस पर लिखा, हेल्प मी ओपन हॉर्मुज। इसके साथ ही ईरान ने 76वीं देखिए वेव में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है और कहा कि उसका सैन्य जखीरा खत्म होने के दावे सिर्फ एक भ्रम है। ये मिसाइल आप देखिए, इसमें ट्रंप की फोटो बाकायदा लगी हुई है और हेल्प मी ओपन हॉर्मुज ये लिखा हुआ है उसमें। हालांकि ईरान लगातार अब चाह रहा है कि कोई समझौता यहां पर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार अल्टीमेटम देते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं और उनका सीधा और सीधी शर्त यही है कि किसी भी तरीके का कोई भी परमाणु निर्माण यहां पर नहीं किया जाएगा ईरान की ओर से, जिस पर लगभग राजी होता हुआ ईरान यहां पर दिख रहा है। लेकिन देखिए भविष्य में कुछ भी पलट सकता है और इसलिए अब तक की बातें एकदम सटीक तो यहां पर निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई समझौता होगा, क्योंकि विश्व भर में जिस तरीके से तेल संकट लगातार और गहरा सकता है उसके अंदेशे यहां पर लगाए जा रहे हैं और इसीलिए यह समझौता होना बेहद अहम भी है। और देखिए ईरान ने फिर से मिसाइल हमलों से जवाब दिया। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की और वहां पर बिजली प्लांट पर हमला टालने का दावा भी लगातार किया गया, लेकिन ईरान ने बता दिया कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं और ईरान उस झांसे में बिल्कुल नहीं आएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी कर दी और उसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई हैं। तो लगातार कई हमले यहां पर होते हुए आपने देखे। हम तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कैसे सायरन्स हर दिन सुबह और शाम वहां पर बजते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। लोग बंकरों में भागते हुए भी दिखते हैं। ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान की ये 77वीं वेव है, 77वीं लहर उसने यहां पर जारी कर दी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें बैलिस्टिक मिसाइलों का एक पूरा जखीरा है जो इजराइल की तरफ जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से भयंकर हालात बने हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मतलब ही यही है पूरे विश्व पर इसका सीधा असर, क्योंकि तेल वहां से आयात निर्यात होता है और वो रास्ता ही क्योंकि बंद कर दिया गया, इसलिए हर देश इस वक्त चिंता में है। और आप देखिए किस तरीके से लगातार गमगीन, बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के हालात बन सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहा। और इसीलिए अब हर कोई चाहता है कि समझौता यहां पर हो, बातचीत के जरिए ट्रंप और ईरान यहां पर कोई रास्ता निकाले। और देखिए ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस लेकर इजराइल को फंसा दिया है। इस युद्ध में ट्रंप के बैकफुट पर जाने की बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। जब से पेंटागन ने यह बताया कि अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत गलत फैसला साबित होगा, उसके बाद से ट्रंप ने इस युद्ध से अपने पैर खींचने का सिग्नल देना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों बदल गया खाड़ी देशों का रुख?
जंग से ट्रंप का सरेंडर, अब ईरान वर्सेस खाड़ी देशों का युद्ध। 3 हफ्ते पहले तक सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान सबकी एक ही लाइन थी, यह हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन अब वही देश अमेरिका से कह रहे हैं, ईरान को अधूरा मत छोड़ो। फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी सहित कई टॉप लीडर्स मारे गए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी को टारगेट किया गया। लेकिन ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे गल्फ पर हमला कर दिया। सभी 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान पर ड्रोन और मिसाइल दागे। दुबई एयरपोर्ट पर हमला, सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद, कुवैत में ऑयल प्रोडक्शन प्रभावित, पर्यटन ठप और कई मौतें हुई। खाड़ी देशों ने शुरू में ट्रंप को चेतावनी दी थी, ईरान के साथ युद्ध मत छेड़ो, डिप्लोमेसी से बात सुलझाओ, क्योंकि वो जानते थे कि ईरान बदला लेगा और पड़ोसी देशों को निशाना बनाएगा। एक गल्फ डिप्लोमेट ने कहा था, हम नहीं चाहते कि सैन्य हमले से ईरान की स्थिरता खत्म हो, डिप्लोमेसी बेहतर है। लेकिन ईरान के हमलों ने सब बदल दिया। अब यूएई, सऊदी अरब, कतर और बहरीन कह रहे हैं, युद्ध रोकना नहीं, ईरान की मिलिट्री को इतना कमजोर करना चाहते हैं कि वो कभी पड़ोसियों पर हमला न कर सके। युद्ध की शुरुआत में खाड़ी देशों को डर था, युद्ध उनके दरवाजे तक आ जाएगा, तेल सप्लाई ठप हो जाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को साफ कहा था, युद्ध मत शुरू करो। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने सीधा हमला किया। यूएई के शहरों पर ड्रोन अटैक से ब्लास्ट, सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल ब्लास्ट, कतर, बहरीन, कुवैत तक निशाने पर ब्लास्ट। यानी जो युद्ध से बचना चाहते थे वो युद्ध में घसीट लिए गए। कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध ऐसे खत्म हुआ कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन बचे रहे तो ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। अब खाड़ी देश चाहते हैं कि ईरान के पास अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की ताकत ही न बचे। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. खाड़ी की जंग में यूएई सबसे ज्यादा आक्रामक है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब सऊदी अरब और यूएई अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर जंग में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ओमान का रुख अलग है, वो सिर्फ जल्दी युद्ध खत्म करना चाहता है। और देखिए, ईरान की सेना का इजराइल पर बड़ा पलटवार भी सामने आया, जहां पर तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें दागी गई हैं। एमाद और गदर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है और इससे इजराइल यूएस बेस पर कई अटैक यहां पर किए गए हैं। एमाद और गदर, आप सोचिए, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि सबसे ताकतवर मिसाइलें भी ईरान की मानी जाती हैं। इसके अलावा खुरम शहर मिसाइल भी उसकी ऐसी है जो कई बड़ी भयंकर तबाही यहां पर मचाने में सक्षम है। और ऐसे में तस्वीरें आप यहां पर देखिए, ईरान का पलटवार है। ईरान बार बार संकेत दे रहा है कि वो तो पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि खबरें अभी ऐसी हैं कि युद्ध विराम जिस तरीके से यहां पर घोषणा एक तरीके से ट्रंप ने की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का इंतजार करेंगे, 5 दिन तक कोई भी वार ईरान पर वो नहीं करेंगे। इससे अब अंदेशा लगना शुरू हुआ है कि क्या किसी समझौते पर ईरान यहां पर आकर तैयार है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि किस तरीके से ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वहां पर अब कोई चेहरा ऐसा बचा ही नहीं जिससे बातचीत हो सके। तो आखिर किससे बातचीत हुई है अमेरिका की? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जितने अधिकारियों से शायद बातचीत हुई है उनका नाम यहां पर घोषित भी नहीं किया गया। तो क्या वाकई कोई बातचीत यहां पर हुई है किसी समझौते पर?
अब ट्रंप और ईरान यहां पर सामने आएंगे या फिर नहीं? और देखिए, युद्ध तो लगातार जारी ही है और ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर भी रही हैं। इजराइल ईरान के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स भी कर रहा है। उधर गल्फ ने इस जंग को एक दिशा में मोड़ दिया। वो चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो जिससे वो कभी उठ ही ना सके। खाड़ी देश हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से गुस्से में है। ईरान के हमलों ने गल्फ को दिखा दिया कि अगर ईरान मजबूत रहा तो खाड़ी देश खतरे में रहेंगे। गल्फ देश अब अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन साइट को पूरी तरह से तबाह कर दो। लेकिन इजराइल अभी भी जंग में कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन में आम नागरिकों के मारे जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। गल्फ के एक्सपर्ट ने दावा किया कि इजराइल और गजा की जंग को अभी भुलाया नहीं गया है। ईरान के कमजोर होने से जो बढ़त इजराइल को मिली वो लेबनान में इजराइल के एक्शन से बर्बाद हो रही है। लेकिन जंग के मोर्चे पर खाड़ी देशों को भी सबक मिला है। अमेरिका पर ज्यादा निर्भरता खतरा है। ये अब एयर डिफेंस, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। अभी युद्ध जारी है। ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं। इजराइल ईरान के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स कर रहा है। उधर गल्फ ने इस जंग को एक दिशा में मोड़ दिया। वो चाहते हैं कि ईरान पर ऐसा हमला हो जिससे वो कभी न उठ सके। खाड़ी देश हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से भी गुस्से में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस, ट्रेड, सब पर असर हो रहा है। लेकिन सवाल अब ये है, क्या खाड़ी देशों का ये नया रुख इस युद्ध को खत्म करेगा या इसे और खतरनाक बना देगा? क्योंकि एक सच्चाई ये भी है, अगर ईरान पूरी तरह कमजोर हुआ तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। सऊदी और यूएई मजबूत होंगे, लेकिन इजराइल का दबदबा भी बढ़ेगा। और यही बात कई अरब देशों को असहज भी कर रही है। दूसरी ओर अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो सबसे बड़ा खतरा है रीजनल वॉर का। हिजबुल्लाह पहले से एक्टिव है। यमन से हूती भी हमला कर रहे हैं। इराक और सीरिया में मिलिशिया तैयार बैठे हैं। यानी एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अंत तक खाड़ी देशों का साथ देगा? इतिहास गवाह, अमेरिका कई बार युद्ध शुरू करता है लेकिन खत्म होने से पहले पीछे हट जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अगला निशाना सीधे खाड़ी देश होंगे। यानी खाड़ी देशों के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अभी ईरान को पूरी तरह खत्म करवाओ या फिर आने वाले सालों में बार बार हमलों के लिए तैयार रहो। लेकिन इसी बीच इस पूरे युद्ध में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है पिछले 2 दिनों में ईरान के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। जिस युद्ध को खाड़ी देश और तेज करना चाहते हैं, उसी समय अमेरिका बातचीत की राह पर जाता दिख रहा है। ट्रंप के इस बयान का पहला मतलब, ये युद्ध विराम की तरफ पहला बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पहली बार जंग के बीच समाधान की बात सामने आई है। दूसरा और सबसे बड़ा संकेत, डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ठिकानों पर हमले टाल दिए हैं। यानी 5 दिन के लिए जंग रुकी हुई है। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. But we've had very strong talks. और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त इजराइल से ही जुड़ रहे हैं। रिफत, बड़ी हलचल आपके पीछे होते हुए अंधेरा भी है, समझाएंगे एक बार क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सायरन बजी और यकीन मानिए हमारे सर के ऊपर से मिसाइल चल रहे थे। जोरदार धमाके हुए। हालांकि अभी पता नहीं कि कहां पे ये फटे, लेकिन धमाके जोरदार हुए। और यहाँ पे ये सी साइड है, 1-2 जो है वो बिल्कुल समंदर में गिरे और जोरदार धमाके हुए। ऐसा लगता है कि बार बार अब ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। हाइफा को निशाना बनाया गया, टेल अवीव को निशाना बनाया गया और साथ ही
जो इलात एरिया है जहां पे इसराइल का दूसरा एयरपोर्ट है, उस इलाके में भी एक मिसाइल जो है वो गिरा। तो उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से ऐसा इशारा मिल रहा है कि वो सीज फायर के मूड में नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर को न टारगेट करने के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं करेंगे। 5 दिन उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि हम कोई हमला नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसके बाद ये हमले बढ़े हैं या आपको कम होते हुए लग रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल शाम से बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि रात भर जो है हमलों का सिलसिला ईरान की तरफ से जारी था। अभी हालांकि ईरान की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है अभी कि क्या वहां पे ज्यादा हमले हुए, उसी का रिटाइलेशन है, या वो नहीं चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे चले, और ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बिल्ड करने की अब कोशिश है। ईरान को लग रहा है कि ये मॉरल विक्ट्री है उनके लिए, जिस तरीके से एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, तो उससे लग रहा है कि शायद यूएस जो है या तो अपने पैर वापस खींचना चाहता है या कोई ऐसी तैयारी करना चाहता है जिससे कोई सरप्राइज हो। और ऐसी भी खबरें हैं कि 3000 यानी 3000 ट्रूप्स को खार आइलैंड पे कब्जा करने के लिए भी भेजा गया है, और कुछ और शिप्स को भी यूएस मूव कर रहा है। या तो कोई बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है यूएस, या फिर यूएस जो है सख्ते में आ गया है और अपने पैर वापस खींचना चाहता है, जिस तरीके के हालात अमेरिका में बने हैं। क्योंकि अमेरिका में काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि क्यों वो इसराइल के लिए अपने फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरीके से ग्लोबल क्राइसिस का भी अब ऐसा लग रहा है कि खतरा है, क्योंकि जिस तरीके के गैस और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। जी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप ज्यादा बेहतर समझाएंगे, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप तो पीछे हट गए। देखिए, हमारा दबाव जो हम कह रहे थे कि ऊर्जा संयंत्रों को पूरे विश्व में हम बाधित कर देंगे, उसका असर देखने को मिल गया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम उनके ऊर्जा संवर्धनों पर हमला करने वाले थे, इसलिए ईरान पीछे हट गया है। कौन आपको पीछे हटता हुआ इस वक्त दिख रहा है और कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? देखिए, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दे दिया, उसके बाद जरूर ट्रंप पीछे हटा है, क्योंकि ईरान की तरफ से बताया गया कि वो मिडल ईस्ट में 12 ऐसी जगहों पे हमला कर सकते हैं जिससे तबाही होगी। और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट जो दुनिया का सबसे बड़ा है मिडल ईस्ट में, उसका नाम भी उसमें था कि वो वहां पे भी अटैक करेंगे। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से वापस मुड़ गए और उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, और ये भी कहा कि वो सीज फायर कर रहे हैं 5 दिन के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ईरान के कुछ ऑफिशियल से बात भी की और टॉक्स का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन ईरान ने बिल्कुल इसको नकारा। ईरान की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी सूरत में जो है टॉक्स के लिए रेडी नहीं है जब तक पूरा कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा यूएस की तरफ से, और ये कंपनसेट नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार, क्योंकि तस्वीर आप इजराइल से हम तक पहुंचा रहे हैं, वॉर जोन में आप खुद वहां पर मौजूद है, पहले तो आप महफूज रहिए, और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या वक्त इस वक्त वहां पर हो रहा है। रिफत, देखिए, मैं आपको बताऊं, 4:48 हुए हैं और आज 24 मार्च है। ये देख सकते हैं आप, ट्यूसडे है, और 4:48 मैं अपने दर्शकों को बताऊं, यकीन मानिए कि आज रात भी टोटल नहीं हम सो पाए, क्योंकि बार बार सायरन्स बजी, बार बार जो ही नींद आने लगती है सायरन बजती है। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, बल्कि जो भी इसराइल में लोग रहते हैं उन सब का यही हाल है बार बार उनको। हालांकि मैं तो यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहा होता हूँ, जब यहाँ पे मिसाइल आते हैं तो उनको देख पाता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं, आप देखिए यहाँ पे, नहीं तो इस टाइम भी यहाँ पे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बीच का एरिया है, यहाँ पे बीच है। और लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि दर्शकों तक हम वो विजुअल्स पहुंचाएं जो यहाँ की एक्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टेल अवीव में सन्नाटा किस तरीके का है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई गाड़ी आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सायरन बज गई थी, और अभी भी लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में है। यानी यहाँ पे तो लगातार आज रात को लोगों को बंकर में आना पड़ा। हालांकि यह समझा जा रहा था कि शायद ईरान की तरफ से अटैक्स नहीं किए जाएंगे, हो सकता है कि वहां से भी खामोशी हो, क्योंकि जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने 5 दिन के लिए एनर्जी सेक्टर को टारगेट न करने का फैसला किया था। लेकिन क्या वजह है कि ईरान ने फिर से अटैक किया? क्या ईरान चाहता है कि ये जंग जारी रहे ताकि यूएस और इसराइल पे प्रेशर बने? जरूरी ये है, अभी ऐसा ही लग रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा पूरे विश्व पर इसका असर पड़ रहा है, और जो धमकियां लगातार मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, उससे खतरा तो पूरे बिजली का संकट, ऊर्जा का संकट यहाँ पर पैदा होगा ही होगा। आप देखिए किस तरीके से हमारे जांबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और सुबह के वहां पर 5 बज रहे हैं। आप सोचिए, वो मौजूद है इतने अंधेरे में भी, और रात भर वो कह रहे हैं वो सोए नहीं। इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स उन्होंने हमें दी जो रात के अंधेरे में ही उन्होंने रिकॉर्ड किए, बाकायदा उनके कैमरे सामने वो भी देखा जब मिसाइलें आकर गिर रही थी और
जैसा रिफत हमें जानकारी भी अभी दे रहे थे, रिफत आपके ठीक पीछे एक मिसाइल सुबह के वक्त लगभग रात के वक्त गिरी भी थी, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी काफी दिन से, क्योंकि आप इजराइल में रह रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे युद्ध के हालात है, गाजा का युद्ध इससे पहले हुआ, इजराइल हमेशा युद्ध के संकटों से घिरा ही रहा है, कैसे वहां की इकोनॉमी चल रही है? हालांकि वहां के बहुत सारे लोग अमेरिका में भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे आप वहां की इकोनॉमी चलती हुई देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, और दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ये काम कर पा रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कल मैं एक होटल के मैनेजर से बात कर रहा था, मैंने कहा कहाँ हैं आप, और उन्होंने कहा कि हमने छुट्टी कर दी और होटल को बंद कर दिया। टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी इसका असर इसराइल को नहीं दिखेगा, क्योंकि यूएस की तरफ से पूरा सपोर्ट इन्हें हासिल है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और मिलिट्री सपोर्ट भी, लेकिन आगे पता चल पाएगा कि किस तरीके से यहाँ की इकोनॉमी बिहेव करेगी। हालांकि सरप्राइज तो यह है कि जब किसी जगह पे युद्ध होता है, ईरान में युद्ध चल रहा है, उनकी करेंसी बहुत ज्यादा गिर गई, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे जून में, मैं तो छोटी सी मिसाल आपको कहूंगा कि जून में जब लिमिटेड वॉर चला, उस दिन भी यहाँ पे करेंसी अप थी। यानी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर एक शक्ल की बात करें, जो यहाँ की करेंसी है इंडियन, उसमें 24 रुपए आते थे, आज एक शक्ल के 30 रुपए इंडियन करेंसी के आते हैं। तो इनकी करेंसी ऊपर जा रही है। वजह क्या है? यही होगा क्योंकि इन्हें पूरा यूएस का सपोर्ट है और यूएस डॉलर भी ऊपर जा रहा है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल में किस तरीके का सिस्टम है। हालांकि छोटी सी कंट्री है और लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ये कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट भी है, लेकिन यूएस का सपोर्ट इन्हें हासिल है, वो एक वजह हो सकती है। बेहद, और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे जी टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो वहां से तस्वीरें हम देख रहे हैं, और इसके अलावा अमेरिका बहुत बड़ा निवेश भी वहां पर करता है। ये तमाम कारण है जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है। जैसे आपने यहां पर बताया भी, युद्ध के हालात तो लगातार बने हुए हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन जरूर काम कर रहे हैं, और आजकल रिमोट एरिया भी आप आराम से रिमोटली काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत, लेकिन अपना ध्यान भी यहाँ पर दीजिएगा, और हम चाहेंगे जरूर आप अपनी नींद भी यहाँ पर पूरी कीजिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। हालांकि हालात वहां पर किस तरीके से बने हुए हैं लगातार रिफत ने आपको दिखाया, दिन रात मिसाइलें गिर रही हैं, वो लोग सो तक नहीं पा रहे हैं। ये वहां के हालात इस वक्त थे। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए यहां पर थी। अब देखिए, ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली मीडिया का एक सीज फायर को लेकर बड़ा दावा भी सामने आया, जहां पर इजरायली मीडिया यूनिट ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध को 9 अप्रैल तक खत्म करने की योजना बना रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों के बाद यह टारगेट टाइमलाइन तय की गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावों के बाद यह टारगेट टाइमलाइन तय की गई। वाईनेट के अनुसार इस हफ्ते पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की बातचीत होने की उम्मीद है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि सीजफायर होने के बाद इजरायल के स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया जाएगा। और इजरायल के स्वतंत्रता दिवस देखिए 21 और 22 अप्रैल को यहां पर होता है, जहां पर ट्रंप को इजरायल का सम्मान दिया जाएगा और उनको वहां बुलाया भी जा सकता है। ऐसे हालात भी बनते हुए यहां पर दिखेंगे, लेकिन ये तब जब युद्ध रुक जाए। और देखिए, ईरान के इस्फहान और खुरम शहर पर मिसाइल हमला हुआ है, जहां पर इस्फहान और खुरम शहर में ऊर्जा केंद्रों पर अटैक किए गए। इजरायल पर ऊर्जा केंद्रों पर हमले का आरोप है। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है, जब ऐसी बातें निकलकर युद्ध क्षेत्र से सामने आती है तो ऊर्जा का संकट अपने आप पैदा हो, ऐसी आशंकाएं वो बना देती हैं। अभी हालात आप यहां पर देखिए, ये उन जगहों पर टारगेट किया गया जहां ऊर्जा केंद्र थे, जहां से बिजली सप्लाई होती थी, या फिर बिजली का प्रोडक्शन होता था, या फिर ऑयल का प्रोडक्शन वहां पर होता था। ऐसे क्षेत्रों पर अगर हमला ईरान और इजरायल एक दूसरे पर करेंगे तो इससे देखिए संकट, ऊर्जा का संकट पूरे विश्व में यहां पर पनप सकता है, क्योंकि ये वही देश हैं मिडिल ईस्ट के, ये वही गल्फ कंट्रीज हैं जहां से तेल भारी भरकम मात्रा में आता है। और अगर इनको नुकसान पहुंचा तो तेल का संकट, गैस का संकट, हर चीज का संकट सबके घरों तक यहां पर पहुंच जाएगा। हालांकि अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि हालात सामान्य हो, और इसीलिए ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि हम 5 दिन तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस बीच में कोई डील यहां पर ईरान को तैयार करनी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी शर्त इजरायल और अमेरिका की यही है कि किसी भी कीमत पर वो कोई भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और जिस तरीके से वो यूरेनियम का संवर्धन यहां पर लगातार कर रहा था, एक लिमिट से ज्यादा उसने यूरेनियम यहां पर इकट्ठा करके रखा था, वो काम भी वो अब नहीं करेगा।